हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिलेटिव मोशन स्टार्ट की थी और हमने पोजीशन के लिए अगर रिलेटिव मोशन होगी तो पोजीशन की क्या इक्वेशन आएगी वो हमने फाइंड आउट कर ली थी, है ना। तो हमने देखा था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और एस डैश। रिलेटिव मोशन से क्या मतलब था कि जब एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे की रेस्पेक्ट में देखी जाती है तो उसे रिलेटिव मोशन कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको कई एग्जाम्पल भी बताए थे कि कौन कौन सी मोशंस को आप रिलेटिव मोशन में काउंट करते हो, ठीक है। ट्रेन की मोशन है, हमारी मोशन है, हम किसी और के रिस्पेक्ट में चल रहे हों। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अब हमने देखा था कि दो फ्रेम है एस और एस डैश। तो जो एस डैश फ्रेम है वो एस फ्रेम से कितने डिस्टेंस पे था, आर नॉट डिस्टेंस पे था। अब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है, स्थिति सदिश इसको बोलते हैं। इसके मूल बिंदु के साथ तो है आर डैश और दूसरा जो ओरिजन है उसके रेस्पेक्ट में है आर। दो ओरिजन है ना, तो इसकी पोजीशन जो है वो दोनों ओरिजन के रेस्पेक्ट में होगी। ओ डैश के रेस्पेक्ट में तो है आर डैश और ओ के रेस्पेक्ट में है आर। और ये जो है ओ डैश, ये भी तो एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन इस ओ के रेस्पेक्ट में कितनी है, आर नॉट। मैंने बता दिया था पोजीशन वेक्टर है बाय विच पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हालांकि हम इसको जो वेक्टर वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है और ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो दो एरो आपको दिख रहे हैं ये एक के बाद एक है, बैक टू बैक है, तो इनको जोड़ देते हैं, है ना। तो आर डैश प्लस आर नॉट को हम जोड़ देते हैं और ये वाला जो एरो है वो इनके अपोजिट है। देखो ना, ये दोनों तो एक के बाद एक जा रहा है और ये इनके अपोजिट जा रहा है, वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास आर डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर आप निकालोगे तो आर नॉट को इधर ले जाओ तो आर माइनस आर नॉट ही तो आएगा, तो वही लिखी है मैंने यहाँ पर। अब इन दोनों को क्यों जोड़ते हैं, इसके बराबर क्यों आता है, ठीक है। यानी कि जो सेम डायरेक्शन के एरो होते हैं उनको जोड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाला उन दोनों के बराबर होता है। इसको हम ट्राइंगल लॉ से पढ़ेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे मैं बताऊंगी आपको। तो हमारी इक्वेशन आ गई थी आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे करूंगी, देखो इक्वेशन जो 1 है ना, इसको मैं क्या कर रही हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग चेंज इन इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो चेंज को कैसे लिखूंगी, डी से। आपको याद है ना, जब हमने वेलोसिटी की वो पढ़ी थी डेफिनेशन, v बराबर क्या लिखा था हमने, dx बाई डी टी। याद होगा आपको, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये जो डी वर्ड होता है ये किसको बताता है, चेंज को। अगर dt है दैट मीन्स चेंज इन टाइम, अगर dx है दैट मीन्स पोजीशन में चेंज। समझ में आ गई। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, चेंज लेना है इक्वेशन 1 में। तो मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों साइड में dd लगा दिया। ऐसे इधर भी लेना है मुझे, ये जो ये वाली इक्वेशन है इसको कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, डी आर बाई डी टी। इधर कितना आएगा, डी आर नॉट बाई डी टी, ठीक है। इनके ऊपर वेक्टर है तो वेक्टर तो रहने दो। ये जो पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, यानी कि ये क्या ऊपर क्या बता रहा है, इसका जो अंश है या जो न्यूमरेटर है वो किसको बता रहा है, चेंज इन पोजीशन को। नीचे किसको बता रहा है, चेंज इन टाइम को। और जब पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, हम जानते हैं। तो मैं इसको वी डैश लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, इसको वी लिख दूँ तो कोई दिक्कत, इसको मैं वी नॉट लिख सकती हूँ। तो ये क्या कहलाती है आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ गई बात आपको। तो इक्वेशन जो 2 है हमारी वो किसको बताती है, रिलेटिव वेलोसिटी को बताती है। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन 2 का भी चेंज ले लूँ, पहले तो मैंने 1 का चेंज लिया तो मुझे वेलोसिटी की मिली, अब मैं वेलोसिटी का भी चेंज ले लेती हूँ। टेकिंग चेंज इन इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में इसका भी तो चेंज ले रही हूँ, तो मैं वी डैश में चेंज लूंगी टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इधर क्या करूंगी, डी वी बाई डी टी करूंगी, इधर क्या करूंगी, डी वी नॉट बाई डी टी करूंगी। समझ में आ गई। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। भाई पिछली क्लासेस को हमें भूलना नहीं है, उनको समझना भी है और उन्हें याद भी रखना है हमें, तो अगर समझ लोगे तो याद अपने आप रह जाएगी। तो डेफिनेशन वेलोसिटी की आपको पता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वहां पे हमने वेलोसिटी लिख दिया था जब चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम था, ठीक है। और जब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होगा तो अब उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। समझ में आ गई। ये किसको बताती है, थर्ड इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन,
समझ में आ गई बात आपको? तो ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन और दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर क्या हो इफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ए नॉट क्या होगा भाई, आर नॉट ये है, आर नॉट क्या है, आर नॉट है एस डैश की पोजीशन एस के रेस्पेक्ट में, या एस डैश मतलब एस डैश का जो ओरिजिन है ओ डैश, उसकी पोजीशन है ओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन ए नॉट कब 0 होगा, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो ए नॉट का मतलब क्या है, दैट इज फ्रेम एस डैश इज मूविंग with constant velocity with respect to s frame, यानी कि s फ्रेम के रेस्पेक्ट में s डैश कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि जो डी आर नॉट बाई डी टी है ये कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है ना, यानी कि क्या है, v नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर हम कहेंगे कि ओ डैश मूव कर रहा है पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डी आर नॉट बाई डी टी वेलोसिटी बनाएगा कौन सी, वी नॉट, और वी नॉट क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर वी नॉट कांस्टेंट होगा तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में हमें पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर v नॉट कांस्टेंट है, एक इक्वल है 20 मीटर प्रति सेकंड है, चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, या कुछ भी वैल्यू है पर वो चेंज नहीं हो रही, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। समझ में आ गई? तो क्या होगा, देन जो a डैश है वो a के बराबर ही आएगा। भाई इस इक्वेशन में a नॉट की जगह पर 0 रख दो, तो a डैश किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम विल इक्वल टू द एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। तो आप क्या कहोगे, दिस मीन्स दैट एक्सेलरेशन of the particle in S dash frame, that is A dash, will equal to the acceleration of particle in S frame, that is A। तो आपको दिख रहा है A डैश A के बराबर होगा, A डैश किस में एक्सेलरेशन होगा, S डैश में, और A किस में एक्सेलरेशन होगा, S फ्रेम में। तो दोनों ही इक्वल आएंगे, कब आएंगे, अगर S डैश फ्रेम S के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि डी आर नॉट बाई डी टी, यानी कि V नॉट क्या होगा, कांस्टेंट, और V नॉट कांस्टेंट होगा तो वो अगर V नॉट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और A डैश किसके बराबर आएगा, A के बराबर। समझ में आ गई बात आपको? अब आप बात समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन, मतलब न्यूमेरिकल आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना, लेट द वेलोसिटीज of two objects A and B is VA and VB। मतलब दो पार्टिकल है मेरे पास A और B, उनकी वेलोसिटी मैंने मान ली कि VA और VB है। ठीक है, ठीक है, इफ पोजिशंस of these two objects is XA and XB, then जो रिलेटिव पोजीशन होगी, ठीक है, देन पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, जिसको हम कहेंगे XBA, वो कितनी होगी, XB माइनस XA, यानी कि पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। जिसकी पोजीशन निकालते हैं उसको लेते हैं, उसमें से घटाते हैं किसको, विद रेस्पेक्ट टू जिसके निकालते हैं। तो बी की पोजीशन चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, तो एक्स बी माइनस एक्स ए। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी होगी,
उसको हम बताएंगे वेलोसिटी है तो वी बी ए से लिखेंगे, और वो कितनी होगी, वी बी माइनस वी ए होगी। बात समझ में आ गई। तो बी एक्स बी ए क्या है, एक्स बी है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जबकि वी बी ए क्या है, पोजीशन ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इसकी बजाय ये ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन फटाफट इस पे बेस्ड कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको दिख रहा होगा 3.9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ठीक है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि 2 ट्रैक्स हैं, है ना, और वो नॉर्थ साउथ में मूव कर रहे हैं। जो ट्रेन ए है वो नॉर्थ में मूव कर रही है, ये तो है ट्रेन ए, नॉर्थ ऊपर ही होता है साउथ नीचे होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ में मूव कर रही है कौन, ट्रेन ए विद स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गई। दूसरा क्या है, ट्रेन बी मूव्स साउथ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो बी है वो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है साउथ में, ऐसी तो बनाते हो आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ में जा रही है ए ट्रेन इतनी स्पीड से, और दूसरी है बी ट्रेन, वो साउथ में जा रही है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर से। आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अभी आपको बताया बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालनी हो या दूसरे की वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो क्या करते हैं, समझ में आ गई। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो उसको आप लिखोगे वी बी ए, और वो कैसे निकालोगे, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना है 90, वी ए कितना है 54, कितना आ गया ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रही है बात आपको। तो 36 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये क्या है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये बी की वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब अगर ये तो किलोमीटर पर आवर में है, आप इसको करना मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप मेरे को बताओगे, समझ में आ गई। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड, भाई ग्राउंड की कोई वेलोसिटी थोड़ी है, ग्राउंड तो अपनी जगह पर है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या कहेंगे, जी कह दें, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी वी जी बी कह दें, यानी कि वी जी माइनस वी बी। ग्राउंड की वेलोसिटी सिंस वी जी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0, वेलोसिटी, भाई ग्राउंड तो अपनी जगह पर है, ग्राउंड थोड़ी ना मूव कर रहा होता है, ग्राउंड मतलब धरती, धरती तो एक जगह पर है, तो 0 माइनस वी बी कितना है 90, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये वेलोसिटी है किसकी, ग्राउंड की विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि वो -90। तो हमें पता है ना, अगर ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो ट्रेन में बैठे बंदे को क्या लगता है कि जो साइड में जो बिल्डिंग या साइड में जो भी चीज़ें हैं कॉर्नर पर सड़क पे वो पीछे जा रही है, तो जितनी स्पीड से ट्रेन आगे जाएगी उतनी ही स्पीड से ग्राउंड या बाकी चीज़ें जो है वो पीछे जाएंगी। इसलिए ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट। हालांकि ग्राउंड मूव नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन किसको बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड। तो आप यहाँ पे लिख देना, वेयर माइनस साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड इन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। मतलब एक बंदर है जो ट्रेन ए पर मूव कर रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बंदर उस पर चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एंड ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द
ग्राउंड। तो हमें बंदर जो है उसकी वेलोसिटी बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम करेंगे कल के वीडियो में। तो आप ये सारा पढ़ के रखना, दोनों क्वेश्चन समझ के रखना। इन अवर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं ये थर्ड क्वेश्चन को ठीक से डिस्क्राइब करूंगी, मतलब क्योंकि ये बड़ा है इसको समझाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन तो इजीली हो गए, तो सी क्वेश्चन जो है उसको मुझे थोड़ा एलैबोरेट करके समझाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप फिर भी आप इसको ट्राई करना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, थैंक यू।